नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू की ओर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप इस वीडियो का टाइटल देख रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का तात्पर्य एक वैध अनुबंध के जो आवश्यक तत्व होते हैं, अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि जो वैध अनुबंध की विशेषताएं होती हैं, उनको हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2H में और भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 में, ये दो मुख्य धाराएं हैं। एक तो धारा है 2 की उपधारा H और एक है धारा 10। दोनों में ही जो वैध अनुबंध है उसके संबंध में कुछ बातें बताई गई हैं, और जो बातें बताई गई हैं वो सर्वमान्य हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि इनसे हम अनुबंध के जो आवश्यक घटक हैं उनका विश्लेषण कर सकते हैं। तो धारा 2H में क्या लिखा गया है, पहले हम उसकी चर्चा करेंगे। प्रत्येक ऐसा ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो अनुबंध कहलाता है। यह बात धारा 2 की उपधारा H में लिखी गई है। तो अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन H में ये है कि प्रत्येक ऐसा ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो अनुबंध कहलाता है। और इसी प्रकार से जो धारा 10 है उसमें ये कहा गया है कि वे सभी ठहराव अनुबंध होते हैं यदि वे ऐसे पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किए जाते हैं जो कि अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं तथा वैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य से किए जाते हैं, और जिन्हें भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार स्पष्ट रूप से व्यर्थ ठहराव घोषित न कर दिया गया हो। और साथ ही साथ यदि भारत में प्रचलित किसी कानून के द्वारा यदि यह अनिवार्य है तो ऐसे ठहराव का मतलब यहाँ एग्रीमेंट से है, वे लिखित होने चाहिए, साक्षी द्वारा प्रमाणित होने चाहिए और पंजीकृत अथवा रजिस्टर्ड भी होने आवश्यक होते हैं। तो इस प्रकार से जो धारा 2H है, धारा 10 है, और इसके अतिरिक्त जो विभिन्न न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं उन्होंने जो डिसीजंस दिए हैं उनके आधार पर हम अनुबंध की कुछ विशेषताओं को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे जो पहली विशेषता है वह है 2 या 2 से अधिक पक्षकारों का होना। किसी भी वैध अनुबंध के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता है वह यह है कि उसमें कम से कम 2 या 2 से अधिक पक्षकार होने आवश्यक होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने ही जो अधिकार हैं उनके संबंध में अपने ही प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकता है। ये जो बात मैं आपको यहाँ पर कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति खुद अपने ही अधिकारों के संबंध में अपने ही प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकता है, यह बात फॉकनर बनाम लोवे का एक केस हुआ था। फॉकनर बनाम लोवे का जो केस हुआ था उसमें जो न्यायाधीश थे उन्होंने ये बात कही है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी अनुबंध के निर्माण के लिए 2 पक्षकार होने आवश्यक होते हैं। एक प्रस्ताव करने वाला होता है और दूसरा उसकी स्वीकृति देने वाला होता है। जैसे मान लीजिए कोई मकान मालिक है और दूसरा किराएदार है, या हम ये कह सकते हैं कि माल की खरीदने की यदि कोई स्थिति है तो एक तरफ तो क्रेता होता है, दूसरी तरफ विक्रेता होता है। तो इस प्रकार से किसी भी अनुबंध में जो 2 पक्षकार होते हैं उनके माध्यम से ही उस अनुबंध की वैधता निश्चित होती है। इसी प्रकार से जो दूसरी विशेषता है वह है प्रस्ताव एवं स्वीकृति, जिसे हम मिलाकर के एग्रीमेंट कहते हैं या जिसे हम ठहराव भी कहते हैं। दूसरी विशेषता है ठहराव अथवा प्रस्ताव एवं स्वीकृति। तो किसी भी वैध अनुबंध के निर्माण के लिए जो पहली आवश्यकता है वह है ठहराव का होना। ठहराव का मतलब है एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट होने के लिए क्या चाहिए कि एक पक्षकार प्रस्ताव करने वाला होना चाहिए और दूसरा पक्षकार स्वीकृति देने वाला होना चाहिए। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम की जो धारा 2 है उसकी उपधारा ई में ठहराव की परिभाषा दी गई है। ठहराव की परिभाषा इस प्रकार से है कि प्रत्येक वचन या वचनों का प्रत्येक समूह जिसमें एक वचन दूसरे के लिए प्रतिफल होता है वह ठहराव कहलाता है।
तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि बिना ठहराव के जो अनुबंध है उसका निर्माण किया जाना संभव नहीं होता है। और इस संबंध में एक बात ये भी इम्पॉर्टेंट है कि यदि मान लीजिए दोनों ही पक्षकार किसी भी ठहराव के और एक ही वस्तु के लिए एक ही समय पर एक साथ प्रस्ताव करते हैं तो वो ठहराव नहीं हो सकता है। फिर ऐसी स्थिति में हम उसको प्रति प्रस्ताव कहेंगे। अब बारी आती है अगली विशेषता की। अगली विशेषता है वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा। इसे हम कहेंगे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। तो किसी भी वैध अनुबंध की स्थापना के लिए जो अनुबंध के पक्षकार होते हैं उनका जो इरादा है या जो उनकी इच्छा है वो वैधानिक संबंध स्थापित करने की होनी चाहिए। यदि वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा नहीं है तो फिर वो ठहराव ही रहेगा, अनुबंध नहीं बन पाएगा। जैसे मान लीजिए बहुत से ऐसे ठहराव होते हैं जो हम लोग दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में संपन्न करते हैं। जैसे हम कहीं साथ खेलने जाते हैं या पिकनिक मनाने जाते हैं या किसी मैरिज में साथ साथ जाते हैं, या मान लीजिए हम यूँ समझें कि जैसे कोई सम्मेलन या संगोष्ठी में साथ जाते हैं, साथ साथ पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ पर कोई वैधानिक संबंध स्थापित नहीं होते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये कहता है कि तुम मेरे साथ शाम को खेलने चलोगे क्या, और सामने वाला व्यक्ति उसकी स्वीकृति दे देता है, तो ये प्रस्ताव और स्वीकृति है, ठहराव भी है, लेकिन यहाँ वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा नहीं है। तो साथ साथ खेलने जाना, साथ साथ पढ़ना, साथ साथ बाजार जाना, घूमने जाना, इस प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं या किसी मैरिज में जाना, इनके संबंध में कोई वैधानिक संबंध स्थापित नहीं होते हैं, इसलिए ये अनुबंध नहीं बन पाते हैं। इसी प्रकार से जो अगली विशेषता है वह है पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। यहाँ 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 11 के अनुसार 3 बातें हैं जो यहाँ पर इस विशेषता को स्पष्ट करती हैं। पहली बात तो ये कि जो व्यक्ति अनुबंध करने जा रहा है उसने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली हो, अर्थात यदि उसके माता पिता जीवित हैं तो उस ऐसी स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, और यदि उसके माता पिता जीवित नहीं हैं और वह अपने संरक्षक के साथ है तो ऐसी स्थिति में उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, तब ही वह वयस्क आयु का माना जाता है। और वयस्क आयु का व्यक्ति ही अनुबंध कर सकता है। अवयस्क व्यक्ति स्वयं अपनी ओर से अनुबंध नहीं कर सकता है, अर्थात उसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है। तो और इसी के साथ जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि वह व्यक्ति जो अनुबंध करने जा रहा है वह स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, अर्थात उसमें अपने अधिकारों और दायित्वों को समझने की क्षमता होनी चाहिए। इसी प्रकार से वे व्यक्ति जो राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं उनमें भी अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती। जैसे मान लीजिए विदेशी नागरिक है, विदेशी शत्रु है, विदेशी कोई सम्राट है या कोई राजदूत है, कोई कैदी है, कोई दिवालिया व्यक्ति है ना, ये जो कैटेगरीज हैं वो राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित कर दी गई हैं। इनमें स्वयं में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है। तो इस प्रकार से अवयस्क व्यक्ति, दूसरा अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति, और तीसरी कैटेगरी है राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति, इनमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है। अगली विशेषता है पक्षकारों में सहमति का होना। तो किसी भी वैध अनुबंध के निर्माण के लिए जो 2 पक्षकार होते हैं उनमें सहमति का होना अति आवश्यक होता है। 2 से ज़्यादा भी यदि पक्षकार हैं तो उनमें भी सहमति होनी आवश्यक है। अब हम समझेंगे कि सहमति किसे कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर, फिर से सुने आप इसे, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत हो जाएं या हों तो उसे हम सहमति कहते हैं। तो ये बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि दोनों व्यक्तियों की सम्मति एक जैसी होनी चाहिए, यानी एक ही भाव से होनी चाहिए, तभी वो सहमति कहलाती है। अगली विशेषता है पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति। तो वैध अनुबंध के निर्माण के लिए न केवल सहमति होना आवश्यक है बल्कि उसके साथ साथ जो सहमति है वह स्वतंत्र भी होनी चाहिए। तो अनुबंध में जो पक्षकार हैं उनकी सहमति स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए, अर्थात ऐसी सहमति भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 15, 16, 17, 18, 20, 21 और 22 से
परे होनी चाहिए। इसका मतलब न तो वो उत्पीड़न के आधार पर ली जानी चाहिए, न ही वो अनुचित प्रभाव के आधार पर होनी चाहिए। इसी क्रम में न वह कपट के आधार पर होगी, न ही मिथ्या वर्णन के आधार पर होगी, और न ही गलती के आधार पर होगी। क्रमशः उत्पीड़न धारा 15 में है, अनुचित प्रभाव धारा 16 में है, कपट धारा 17 में है, मिथ्या वर्णन धारा 18 में है, और गलती के संबंध में जो वैधानिक व्यवस्थाएं हैं वो धारा 20, 21 और 22 में दी हुई हैं। इसके बाद जो अगली विशेषता है वह है प्रतिफल। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 1872 की धारा 2 की उपधारा डी के अनुसार प्रत्येक वैध अनुबंध में प्रतिफल भी होना चाहिए। और प्रतिफल की जो परिभाषा है वह इस प्रकार से है कि जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता अथवा कोई अन्य व्यक्ति जिसने कुछ कार्य किया है अथवा करने से अलग रहा है, अथवा कोई कार्य करता है या उसको करने से अलग रहता है, अथवा कुछ कार्य करने या करने से अलग रहने का वचन देता है, तो ऐसी स्थिति में वह कार्य या वह वचन उस वचन का प्रतिफल कहलाता है। और प्रतिफल का तात्पर्य यूँ समझें कि एक प्रकार से यह भूतकाल से या वर्तमान से या भविष्यकाल से संबंधित भी हो सकता है, और यह प्रतिफल जो है वो पर्याप्त होना चाहिए, वास्तविक और मूल्यवान होना चाहिए, यह प्रचलित मुद्रा में होना चाहिए, और पारस्परिक सहमति के आधार पर तय किया हुआ होना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो प्रतिफल से हमारा आशय यहाँ पर कुछ के बदले कुछ से होता है। हालांकि बिना प्रतिफल के ठहराव भी व्यर्थ होते हैं, लेकिन वे अपवादजनक परिस्थितियाँ होती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है वैधानिक उद्देश्य। किसी भी वैध अनुबंध के निर्माण के लिए यह भी आवश्यक है कि जो ठहराव करने का उद्देश्य है वो वैधानिक होना चाहिए, अर्थात उसे जो कानून है उसकी दृष्टि से उसकी मान्यता भी होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी जो परिस्थितियां हैं वो स्पष्ट रूप से भारतीय अनुबंध अधिनियम में घोषित कर दी गई हैं, जिनमें ये बताया गया है कि ठहराव का उद्देश्य अवैधानिक होता है। तो ऐसी स्थिति में ठहराव व्यर्थ और अवैध हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी की हत्या करने के लिए कोई ठहराव किया जाता है, या किसी के मान लीजिए दुकान या फैक्ट्री में आग लगाने का कोई ठहराव किया जाता है, रिश्वत दे करके कोई नौकरी प्राप्त करने का ठहराव किया जाता है, या अवैध कोई व्यापार करने के उद्देश्य से कोई ठहराव किया जाता है, तो ये सब गलत है। यानी ये व्यर्थ तो है ही और साथ ही अवैध भी है। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई ठहराव ऐसा हो जैसे कि पैसे दे करके आप किसी की संतान को गोद लेने का ठहराव करते हैं, तो ये भारतीय हिंदू विधि जो है, भारत की का जो हिंदू लॉ है उसकी व्यवस्थाओं के विपरीत होता है। इसी प्रकार से ठहराव का उद्देश्य या प्रतिफल यदि कपटपूर्ण है तो वह भी अवैधानिक है। ठहराव किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है तो भी अवैधानिक है। ठहराव करने का उद्देश्य यदि अनैतिक है तो वह भी अवैध और व्यर्थ है। और मान लीजिए यदि आप ठहराव करते हैं जो कि लोक नीति के विरुद्ध है, जैसे आप वैधानिक कार्रवाई में रुकावट डालने का ठहराव करते हैं, या मान लीजिए आप कोई वकील जो है और न्यायालय में अपने काम के लिए जा रहा है और आप उसे उसके काम में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो ये क्या है? ये वैधानिक कार्रवाई में रुकावट डालने का ठहराव है। ऐसे मान लीजिए कोई व्यक्ति विवाह कर रहा है और आप उसे विवाह नहीं करने देने के लिए कोई ठहराव कर रहे हैं, तो आप किसी के विवाह में रुकावट डालने का ठहराव कर रहे हैं। ऐसे ही कोई व्यक्ति मान लीजिए सुबह नौकरी पर जा रहा है, आप उसको नौकरी करने के जाने के रास्ते में उसे रोक लेते हैं और नौकरी पर नहीं जाने के लिए मान लीजिए कोई ठहराव करते हैं, तो ये भी स्थिति जो है वो लोक नीति के विरुद्ध है। तो इस प्रकार के ठहराव अवैधानिक माने जाएंगे। इसी प्रकार से अगली विशेषता है निश्चितता। वैध अनुबंध जो है वह निश्चित होना चाहिए, अर्थात उसमें प्रत्येक जो बात है, जैसे मान लीजिए ठहराव का अर्थ क्या है, उसकी शर्तें क्या हैं, उसमें मूल्य या मात्रा क्या है, या समय क्या है, स्थान क्या है, और उसकी विधि क्या होगी, ये सारी बातें जो हैं वो पहले से पूर्व निश्चित कर ली जानी चाहिए, तभी वो वैध अनुबंध माना जाएगा। इसी क्रम में है निष्पादन की संभवता, अर्थात कोई भी जो ठहराव हम करते हैं उसका उद्देश्य निष्पादन करना ही होता है। निष्पादन का मतलब होता है परफॉर्मेंस करना होता है, यानी वो काम कर देना होता है। लेकिन मान लीजिए यदि हम कोई ऐसा ठहराव करते हैं जिसमें निष्पादन की संभावना ही नहीं है, जैसे मान लीजिए विषय वस्तु ही नष्ट हो गई है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति, एक जो लड़का है वह मान लीजिए विवाह करने का ठहराव करता है, और जिस लड़की के साथ मैरिज करने का ठहराव किया जाता है, मान लीजिए उस लड़की की मृत्यु हो चुकी है, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर वह विषय वस्तु ही नष्ट हो चुकी है।
जो उसका ठहराव का या एग्रीमेंट का आधार है। तो ये हमें यहाँ पर समझना है कि कोई भी मान लीजिए ऐसी परिस्थिति जिसमें कोई विषय वस्तु नष्ट हो जाती है, या कोई कानून लागू होता है, या युद्ध हो जाता है, या विदेशी शत्रु की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो फिर वो काम असंभव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर वो कार्य हम नहीं कर सकते, और यदि हम करते हैं तो वो निष्पादन की असंभव्यता मानी जाती है, और इसके आधार पर जो अनुबंध है वह नहीं हो पाता, ऐसा ठहराव व्यर्थी होता है। उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए रमेश ने सुरेश से ये कहा कि वह यदि उसके लिए आसमान से तारे तोड़कर ला दे तो वह उसे 50,000 रुपये इनाम देगा। तो ये ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ है, क्योंकि आसमान से तारे तोड़कर लाने के लिए जो किया गया ठहराव है उसमें निष्पादन की संभवता नहीं है, यानी कि पॉसिबिलिटी नहीं है परफॉर्मेंस की, ये काम नहीं हो सकता। तो मान लीजिए ऐसा कोई काम जो नहीं हो सकता उसके लिए हम कोई ठहराव करते हैं तो वह ठहराव निष्पादन की असंभवता के कारण पूरा नहीं हो सकता। अगली विशेषता है कि ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव नहीं होना चाहिए। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2 की उपधारा जी में जो अनुबंध की वैधता है उसके संबंध में ये लिखा गया है कि कुछ ऐसे ठहराव होते हैं जिन्हें भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के माध्यम से समाज के हित में और स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कर दिया गया है। तो ऐसे ठहराव जो हैं वो जीवन में कभी भी वैध अनुबंध का स्वरूप नहीं ले सकते। ऐसे कौन कौन से ठहराव हैं मैं उनका यहाँ पर उल्लेख कर देता हूँ। ऐसे ठहराव धारा 11 से लेकर के धारा 56 के बीच में अलग अलग धाराओं में वर्णित है। धारा 11 में अनुबंध करने की क्षमता न रखने वाले पक्षकारों द्वारा किए गए ठहराव हैं। तथ्य संबंधी गलती पर आधारित ठहराव धारा 20 में है। विदेशी राजनियम संबंधी गलती वाले ठहराव धारा 21 में है। अवैधानिक उद्देश्य और प्रतिफल वाले ठहराव धारा 23 में है। आंशिक रूप से अवैधानिक उद्देश्य और प्रतिफल वाले ठहराव धारा 24 में है। कुछ अपवादों को छोड़कर प्रतिफल रहित जो ठहराव हैं उनका वर्णन धारा 25 में किया गया है। विवाह अथवा शादी में रुकावट डालने के ठहराव धारा 26 में है। व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव धारा 27 में है। वैधानिक कार्यवाही में रुकावट डालने वाले ठहराव धारा 28 में है। अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव धारा 29 में है। बाजी के ठहराव धारा 30 में है। असंभव भावी घटनाओं पर आधारित ठहराव धारा 36 में है। और असंभव कार्य को करने के ठहराव धारा 56 में है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि तथ्य संबंधी या विदेशी राजनियम संबंधी कोई गलती के ठहराव हैं तो वे भी व्यर्थ हैं। अनुबंध करने की क्षमता जिन व्यक्तियों के पास नहीं है वो यदि कोई ठहराव करते हैं तो वो भी व्यर्थ हैं। ठहराव करने का उद्देश्य यदि अवैधानिक है या आंशिक रूप से अवैधानिक है तो परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न हैं, लेकिन वे भी व्यर्थ माने जाते हैं। और बिना प्रतिफल के ठहराव भी व्यर्थ होते हैं। विवाह या शादी में रुकावट डालने के ठहराव, व्यापार में रुकावट डालने के ठहराव, नौकरी में रुकावट डालने के ठहराव, वैधानिक कार्रवाई में रुकावट डालने के ठहराव, अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव या बाजी के ठहराव, ये सभी ठहराव और साथ ही साथ जो असंभव भावी घटनाएं और असंभव कार्य हैं उनको करने से संबंधित ठहराव भी स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित हैं और इनको कभी भी एक वैध अनुबंध का स्वरूप नहीं दिया जा सकता है। इसी क्रम में एक और विशेषता है, वह है वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति करना। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 में एक बात यह लिखी गई है विशेष तौर पर कि यदि भारत के किसी कानून के द्वारा ऐसा आवश्यक है तो अनुबंध लिखित होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए और पंजीकृत अथवा रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब कोई अनुबंध हम करते हैं तो कुछ हमें वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। वे औपचारिकताएं क्या हो सकती हैं? जैसे कि वह अनुबंध लिखित होना चाहिए, वह प्रमाणित होना चाहिए और साथ ही साथ उसे पंजीकृत भी होना चाहिए। प्रमाणित का मतलब साक्षी होने चाहिए उसके, अर्थात वो साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि हम इन वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करते हैं तब उस अनुबंध की वैधता को सुनिश्चित किया जा सकता है। और ऐसे अनुबंध यदि पंजीकृत होते हैं तो उनकी वैधता सुनिश्चित होती है। तो पंजीयन भी ऐसे जो अनुबंध हैं उनका होना चाहिए भारतीय अनुबंध अधिनियम धारा 10 के अनुसार। तो इस प्रकार से भारतीय अनुबंध अधिनियम में जो अनुबंध की धारा 2H में जो परिभाषा दी गई है और धारा 10 में जो कंटेंट्स दिए गए हैं उनके आधार पर हमने कुछ बिंदुओं के माध्यम से इस वीडियो में जो वैध अनुबंध है उसके जो तत्व हैं या जो उसकी विशेषताएं होती हैं वैध अनुबंध की, या वैध अनुबंध के जो लक्षण होते हैं उनको हमने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको इन कंटेंट्स में से कोई भी विषय वस्तु, कोई भी बिंदु के संबंध में ऐसा लगता है कि कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता है या आप चाहते हैं कि भाई कोई बिंदु जो है
और उसमें कोई विशिष्ट बात यदि आपको समझ में नहीं आई है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगा उन आपके जो प्रश्न होंगे उनका समाधान करने का, उनका उत्तर देने का। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।